दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है किलर ऑफ कनाडा। ये मनोज कॉमिक्स वालों की एक्शन क्राइम सीरीज की कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। किलर ऑफ कनाडा। कनाडा का पेशेवर कातिल जगुआर रोयल कैसीनो के काउंटर पर बैठा शराब की चुस्कियां ले रहा था। तभी एक बैरा उसके निकट आया और उसके कान में फुसफुसाया। सर, कॉर्नर की मेज पर बैठा ऑरेंज सूट वाला आदमी आपका इंतजार कर रहा है। फिर जगुआर टहलता हुआ कोने की मेज के निकट पहुंच गया। वहां बैठा विदेशी आदरपूर्ण स्वर में बोला, मैं केनेथ हूं। मैंने आपको यहाँ बुलवाया है। काम बोलो। माइकल मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वह कल का सूरज नहीं देखने पाई। पता? कैनिथ कैनिथ जगुआर को माइकल का पता बताने के बाद बोला, मुझे वह वीडियो कैसेट भी चाहिए जो उसके कब्जे में है। मिल जाएगी, लेकिन बदले में मुझे रॉबिन्सन का पता चाहिए। मंजूर। तुम होटल रॉक के कमरा नंबर 3 में मेरा इंतजार करो। मैं अपना काम पूरा करके वहीं पहुंचूंगा। ठीक है। तत्पश्चात दोनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। ब्लैकमेलर माइकल ने पार्किंग में कार छोड़ दी और पैदल ही अपने फ्लैट की ओर चल पड़ा। 2 फरलांग का रास्ता तय करने के बाद माइकल अपनी फ्लैट के पिछले दरवाजे का ताला खोल अंदर दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे। अगर कैनिथ ने फ्लैट के सामने मेरी निगरानी के लिए अपने आदमी तैनात कर रखे होंगे तो बेचारे रात भर जाकर उल्लू की तरह पहरा देते रहेंगे और मैं चैन से सोऊंगा। हा हा हा। जब तक मुझे मुंह मांगी रकम नहीं मिल जाती, मुझे सावधानी बरतनी पड़ेगी। कैनिथ शांत नहीं बैठा होगा। इस बार आया उठ पहाड़ के नीचे। कंटेनर में छेद कर बियर का घूंट भरकर माइकल टाइप मशीन के सामने जा बैठा। फिर मशीन पर कागज चढ़ाकर कुछ टाइप करने लगा। टिप टप टप। तभी, बस माइकल, अपनी उंगलियों को और कष्ट मत दो। ओह, कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? मौत जब और चाह आए खुद ब खुद पहुंच जाती है। माइकल, आखिरी बार अपने भगवान को याद कर लो। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? मुझे वेब वीडियो कैसेट चाहिए जिसके बदले तुम कैनिथ से एक मोटी रकम की मांग की है। ठीक है, मैं वह फिल्म तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। इतना कह माइकल ने ड्रॉर खोल अंदर हाथ डाल दिया। परंतु जब उसका हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में वीडियो कैसेट की जगह रिवॉल्वर चमक रहा था। वह गुर्राकर बोला, मूर्ख, तुम माइकल को चोट देना चाहते हो। हा हा हा। मैं जानता हूँ तुम कुख्यात कातिल जगुआर हो और कैनिथ ने तुम्हें यहाँ भेजा है। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैं कैनिथ को तुम्हारी लाश बतौर तोहफे के भेजूंगा। हा हा हा। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है माइकल। तुम्हारा रिवॉल्वर खाली है। फिर जगुआर जेब से गोलियां निकालकर दिखाते हुए बोला, ये देखो, मैंने तुम्हारी रिवॉल्वर की गोलियां निकालकर पहले अपनी जेब में रख ली थी। ओह, मैं जानता था तुम अपने रिवॉल्वर का प्रयोग करने की बेवकूफी जरूर करोगे। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम झूठ बोल रहे हो। कहने के साथ ही माइकल ने ट्रिगर दबा दिया। पिट। ओह, अब मेरी बारी है माइकल। कहने के साथ ही जगुआर का हाथ अपने ओवरकोट के भीतर रेंग गया। दूसरे पल जगुआर के हाथ में खंजर चमका और बिजली की चमक की तरह लहराता हुआ माइकल के दिल में जा घुसा। श्यूं खचाक। आह। माइकल चीखता हुआ लहराकर कुर्सी पर जा गिरा और वहीं ढेर हो गया। जगुआर आगे बढ़ा और माइकल के सीने से खंजर खींच उसी के कपड़ों में रगड़कर साफ करने लगा। मैं अपने पीछे अपना कोई निशान नहीं छोड़ता माइकल। फिर खंजर अपनी बेल्ट में वापस पहुंचाने के बाद वह कमरे की तलाशी के काम में जुट गया। जल्दी ही एक वीडियो कैसेट उसके हाथ लग गई। शायद यही है वह कैसेट जिसे कैनिथ हासिल करना चाहता था। पर जाने से पहले मुझे इसकी जांच कर लेनी चाहिए। तत्पश्चात जगुआर ने माइकल के वीसीआर पर कैसेट चलाकर कैसेट की जांच की और निश्चिंत होने के उपरांत वहां से चल दिया। रात के करीब 12 बजे का समय था। भारत नगर के समुद्री तट पर फैली चट्टानों पर खड़ा एक व्यक्ति अपने हाथ में थमी टॉर्च को बार बार जला बुझा रहा था। अचानक सागर की ओर से भी वैसा ही प्रकाश चमकता नजर आया। उस व्यक्ति ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद कई नावें समुद्र तट की ओर आती साफ नजर आने लगी। माल तो आ पहुंचा है। अब किसी तरह यह सारा माल सुरक्षित गोदाम में पहुंचाए, तब कहीं जाकर मेरा पीछा छूटेगा। अगर इस बार भी माल पकड़ा गया तो मेरी जान की खैर नहीं। फिर जैसे नावें तट के करीब पहुंची, एक साथ कई साइज चट्टान की ओर से निकलकर तट के करीब पहुंच गए। वह आदमी सख्त लहजे में आदेश देता हुआ बोला,
फौरन पेटियां उतारकर जंगल के रास्ते से ले चलो। ठीक है राका। तत्पश्चात नाव के किनारे पर पहुंचकर रुकते ही राका के आदमी नाव पर सवार हो गए और पेटियां ढो ढोकर एक तरफ ले जाने लगे। जल्दी राका और उसके साथी चट्टानी रास्ता पार कर जंगल के इलाके में पहुंच गए। चलो जल्दी करो। ठीक तभी जंगल का वह इलाका स्पॉटलाइट के तेज प्रकाश में नाव उठा। ओह, लगता हम फंस गए हैं। दूसरे पल इंस्पेक्टर राज की कड़कदार आवाज राका के कानों में सुनाई दी। खबरदार, तुम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हो, कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करना। ओ, यह तो इंस्पेक्टर राज की आवाज है। पता नहीं है शैतान हर जगह कैसे पहुंच जाता है, पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, मुकाबला करूंगा। तब इंस्पेक्टर राज उसके सामने निकट प्रकट होते हुए बोला, राका, अपने आदमी से कहो कि वे अपने आप को कानून के हवाले कर दे। लेकिन हमारा कसूर क्या है इंस्पेक्टर? भोले बनने की कोशिश मत करो राका, मैं जानता हूँ इन पेटियों में क्या भरा हुआ है। आपको गलत फहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब, इन पेटियों में समुद्री मछलियों के सिवा कुछ नहीं है। अभी पता चल जाएगा। तब इंस्पेक्टर राज ने अपने सहायक सब इंस्पेक्टर तनेजा को एक पेटी खोलने का आदेश दिया। पेटी खुलते ही तनेजा बोला, सर, आपका अनुमान सही निकला। पेटी में ब्राउन शुगर की थैलियां भरी पड़ी हैं। गिरफ्तार कर लो इन सबको। इंस्पेक्टर राज का आदेश मिलते सिपाही राका के आदमियों पर टूट झपट पड़े। लेकिन इससे पहले कि सब इंस्पेक्टर तनेजा राका के पास पहुंचता, उसने इंस्पेक्टर राज पर छलांग लगा दी। परंतु इंस्पेक्टर राज सतर्क थे। ओह! राका अपनी जोक में दूर निकल गया। फिर इससे पहले कि वह संभल पाता, इंस्पेक्टर राज उसके सिर पर पहुंच गया। हरामजादे, ब्राउन शुगर का धंधा करता है। ओह! भ्यूम! आई! बोल, कौन है तेरा बॉस? किसके लिए काम करता तू? मुझे कुछ नहीं मालूम। ले चलो साले को, सब उगल देगा। यस सर। कहने के साथ ही सब इंस्पेक्टर तनेजा ने राका को हथकड़ी पहना दी थी। उधर होटल रॉक के कमरा नंबर 3 में पहुंचकर जगुआर कैनिथ के हाथ में कैसेट थमाते हुए बोला, तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम मुझे रॉबिन्सन का पता बता दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तब कैनिथ जगुआर को बताने लगा, रॉबिन्सन इंडिया जा चुका है, वह तुम्हें भारत नगर में मिलेगा। इंडिया? भारत नगर? लेकिन रॉबिन्सन का वहाँ क्या काम है? रॉबिन्सन इंडिया में कोबरा का एजेंट है। वह बिजनेस के सिलसिले में कभी कभी यहाँ आता रहता है। पिछली बार जब वह मुझसे मिलने यहाँ आया था तो तुमने उसे देख लिया होगा। मुझे अब समझ में आया कि रॉबिन्सन अचानक कहाँ गायब हो गया था। अब वह मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। जब तक मैं उसे ठिकाने नहीं लगा देता, मेरे मन को शांति नसीब नहीं होगी। तभी कहने से जगुआर की सोचों को भंग करते हुए बोला, क्या सोचने लगे जगुआर? मेरी सूचना बिल्कुल सही है। अगर गलत हुई तो तुम भी अपनी जान से मौत छोड़ देना। इतना कह जगुआर दनदनाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। जगुआर के जाते कैनिथ के ऑटो पर जहरीली मुस्कुराहट नाच उठी। वह अपनी जेब से ट्रांसमीटर निकालकर कोबरा से संबंध स्थापित करने के बाद बोला, चीफ, हमारा काम हो चुका है। माइकल मारा जा चुका है और अब रॉबिन्सन की बारी है। जगुआर रॉबिन्सन की तलाश में इंडिया जा रहा है। गुड। अब रॉबिन्सन को अपने किए की सजा खुद मिल जाएगी। कमीने ने वादे के बावजूद अभी तक हमारी पेमेंट नहीं भेजी है। एजेंट क्रॉस को सूचित कर दो, रॉबिन्सन के खत्म होते ही वह जगुआर को भी ठिकाने लगा दे और वहीं का इंजाम अपने हाथ में ले ले। यस चीफ। उधर माल के पकड़े जाने की खबर मिलते ही ब्लैक ईगल अपने आदमियों पर बरस पड़ा। चौथी बार हमारा माल पकड़ा गया है। कौन है वह जिसने ब्लैक ईगल से टकराने की जुर्रत की है? बॉस, जब से वह नया इंस्पेक्टर इस इलाके में आया है, उसने हमारी नाक में दम कर रखा है। पता नहीं कैसे उसे हमारे माल के आने की खबर मिल जाती है। वह बहुत चालाक और खतरनाक आदमी है बॉस। हमने बहुत कोशिश की, पर वह बिकने को तैयार नहीं हुआ। इस बार तो उसने माल के साथ साथ हमारे खास आदमी राका को भी पकड़ लिया है। अगर राका ने मुंह खोल दिया तो हम सब पकड़े जाएंगे बॉस। इससे पहले कि राका मुंह खोले, उस इंस्पेक्टर को खामोश कर दो। उसे मारना आसान नहीं है बॉस, वह तो छलावा है, मौत को भी धोखा दे जाता है। हमारे आदमी पहले भी कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वह साला बच निकला। अगर जल्दी कोबरा को पेमेंट नहीं भेजी तो वह हमें बर्बाद भी कर सकता है। हम किसी भी हालत में कोबरा से दुश्मनी नहीं ले सकते। इसलिए इंस्पेक्टर राज को खत्म करना जरूरी है। बॉस, इंस्पेक्टर राज को केवल एक आदमी ठिकाने लगा सकता है। कौन है वह?
कनाडा का कुख्यात पेशेवर कातिल जगुआर वह हिंदुस्तान आ रहा है। वो लेकिन सुना वह निर्दोष लोगों की हत्या नहीं करता, वह सिर्फ मुजरिमों का कत्ल करता है। पैसों का लालच भी उसे उसके उसूलों से नहीं डिगा सकता। आपने ठीक सुना बॉस, पर एक बात आप नहीं जानते, उसे भारतीय पुलिस से सख्त नफरत है। लेकिन क्या वह इंस्पेक्टर राज का कत्ल करने के लिए राजी होगा? जरूर राजी होगा बॉस। बरसों पहले मैंने उस पर एक एहसान किया था। उस एहसान का कर्ज चुकाने के लिए वह मेरी खातिर इंस्पेक्टर राज का कत्ल करने के लिए भी राजी हो जाएगा। शाबाश दिलावर, हम इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपते हैं। तुम जगवार को इंस्पेक्टर राज के पीछे लगा दो, लेकिन जगवार को यह पता नहीं चलना चाहिए कि यह काम तुम हमारे लिए उससे करवा रहे हो। आप निश्चिंत रहे बॉस। जगवार भारतनगर एयरपोर्ट से बाहर निकला तो उसकी आंखों में अद्भुत चमक विराजी हुई थी। कितने सालों बाद अपने देश लौटा हूं, यहाँ कितना बदलाव आ चुका है। अभी वह आगे बढ़ना ही चाहता था कि दिलावर उसे पुकारता हुआ उसकी तरफ लपका। अरे जगवीर रुको। ओह, मुझे पहचाना, मैं दिलावर हूँ। भला तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ दिलावर सेठ, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस फ्लाइट से आ रहा हूँ? मैं तो यहाँ अपने ग्राहकों की तलाश में रोज आता हूँ। तुम नहीं जानते कि दिलावर का छोटा सा भोजनालय अब दिल बार होटल बन चुका है। ओह, फिर तो मैं तुम्हारे होटल में ठहरूंगा। बेशक, पर यह तो बताओ जगवीर, तुम इतने सालों बाद अचानक कैसे आ गए? अगर पुलिस की नजर तुम पर पड़ गई तो मुश्किल में पड़ जाओगे। दिलावर सेठ, अब मैं जगवीर नहीं जगवार हूँ। तुम भी मुझे इसी नाम नए नए नाम से पुकारो। समझ गया, तुमने नाम के साथ साथ राष्ट्रीयता भी बदल ली है। वैसे भी तुम्हें बहुत परिवर्तन आ गया है। पुलिस तुम्हें आसानी से नहीं पहचान पाएगी। फिर मेरे रहते तुम्हें परेशान रहने की जरूरत भी नहीं है। फिर दिलावर जगवार को अपनी कार में बिठाकर वहां से चल दिया। रास्ते में वह वार्तालाप शुरू करते हुए बोला, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? यहाँ की पुलिस को तुम जानते ही हो, रिश्वत लिए बगैर चैन से धंधा भी नहीं करने देती। रिश्वत तो मैं देता ही था, पर जब से नया इंस्पेक्टर इस इलाके में आया है, मेरा धंधा भी चौपट होता जा रहा है। उसकी रोज रोज की फरमाइश पूरी करना अब मेरे लिए मुश्किल है। जब मेरे लिए मुश्किल हो गया तो मैंने उसे महीना देना बंद कर दिया। अतः वह मुझसे खार खाए बैठा है। परसों उसने मेरे होटल पर रेड डाल दी और मेरे मैनेजर राका को पकड़ ले गया। वह उसे किसी केस में फंसाकर मेरा होटल बंद करवा देना चाहता है। समझ में नहीं आता कि मैं इस वर्दी वाले गुंडे से कैसे छुटकारा पाऊं। घबराओ नहीं दिलावर सेठ, तुम्हारा होटल बंद नहीं होगा। मैं उस वर्दीधारी गुंडे की धड़कन बंद कर दूंगा। क्या तुम उसकी गतिविधियों की जानकारी मुझे दे देना? नहीं नहीं जगवार, मेरी खातिर तुम क्यों खतरा मोल लेते हो? तुमने भी तो मेरे लिए खतरा मोल लिया था दिलावर सेठ। अगर तुम मदद न करते तो मैं जेल की सलाखों में गए एक ऐसे जुर्म के लिए सड़ रहा होता जो हुआ ही नहीं था। क्या मतलब? के जिंदा है दिलावर सेठ। मैंने उसे एक माह पहले कनाडा के एक रेस्तरा में देखा था। वहां के लोग उसे रॉबिन्सन के नाम से जानते हैं। मैं उसी की तलाश में यहाँ आया हूँ। और फिर तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। एक बार वह मुझे मिल जाए तो जो जहर उसने मेरी जिंदगी में उतारा था, उसे मैं इस खंजर से उसके दिल में उतार दूंगा। खंजरों से खेलने का तुम्हारा शौक भी बरकरार है जगुआर? यह शौक अब तो मेरे जीवन के अंत के साथ ही खत्म होगा। तुम क्यों मरोगे जगुआर? मरे तुम्हारे और हमारे दुश्मन, हा हा हा। उधर इंस्पेक्टर राज अपना हर तरीका इस्तेमाल कर चुका था, पर राका मुंह खोलने को तैयार नहीं हुआ। इंस्पेक्टर, तुम मेरी बोटी बोटी अलग कर दो, पर मैं यही कहता रहूंगा कि उस माल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। और जब तक तुम सच नहीं उगलोगे, मैं तुमसे यही पूछता रहूंगा कि तुम किसके लिए काम करते हो। कहने के साथ ही इंस्पेक्टर राज ने उसके पैर पर प्रहार कर दिया। ठोक। फिर इससे पहले कि इंस्पेक्टर राज दूसरा प्रहार करता, सब इंस्पेक्टर तनेजा कक्ष में दाखिल होता हुआ बोला, सर, खबर मिले कि मजदूरों को स्मगलिंग के माल की धुलाई के काम में लगाने वाला जगवार नाम का आदमी जवार बस्ती में आया हुआ है। गुड, फौरन रेड की तैयारी करो। वे आदमी पकड़ में आ गया तो हमारी परेशानी काफी हद तक हल हो सकती है। आदेश मिलते सब इंस्पेक्टर तनेजा दक्ष सिपाहियों को लेकर थाने के प्रांगण में पहुंच गया। पर इंस्पेक्टर राज अपने कक्ष से निकलना ही चाहता था कि फोन की घंटी बज उठी। इंस्पेक्टर राज ने रिसीवर उठा लिया। हेलो थाना बातनगर, इंस्पेक्टर राज स्पीकिंग।
इंस्पेक्टर राज, मैं एसपी शर्मा बोल रहा हूँ। तुम फौरन हेडक्वार्टर आ जाओ, कमिश्नर साहब ने तुम्हें तलब किया है। लेकिन सर, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इट्स एन इमरजेंसी। यस सर। तभी संबंध विच्छेद हो गया। इंस्पेक्टर राज रिसीवर क्रेडिट पर रख कक्ष से बाहर निकला और सब इंस्पेक्टर तनेजा को फोन के बारे में बताने के बाद बोला, अपडेट का नेतृत्व तुम करोगे, वे आदमी भागने न पाए। ठीक है सर। तभी सब इंस्पेक्टर तनेजा पुलिस दल के साथ रवाना हो गया और उनके जाने के बाद इंस्पेक्टर राज भी पुलिस हेडक्वार्टर की ओर चल दिया। जवार बस्ती में पहुंच सब इंस्पेक्टर तनेजा ने झोपड़ियों की तलाशी लेना आरंभ कर दिया, परंतु जब कथित आदमी पकड़ में नहीं आया तो वह बस्ती के लोगों को बस्ती के मध्य एकत्रित करके चेतावनी देता हुआ बोला, तुम लोगों की भलाई इसी में है कि जगुआर को पकड़ने में पुलिस की मदद करो, वरना एक एक को ले जाकर हवालात में ठूस दूंगा। आप खामखा परेशान हो रहे हैं दुर्गा जी। आपको किसी ने गलत सूचना दी है। इस नाम का कोई आदमी आज तक हमारी बस्ती में नहीं आया है। बको मत। मैं तुम लोग अच्छी तरह जानते हो वह कौन है और कहाँ है। मैं तुम्हारी ठुआई करूंगा तभी तुम्हारे आदमी बकेंगे। ओह ठहरो। बस्ती वाले ठीक कह रहे हैं, ये बेचारे जगुआर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम कौन हो? जगुआर। ओह। फिर जगुआर एक कदम जैसे जमीन पर आकर टिके। सब इंस्पेक्टर तनेजा गर्ज उठा, पकड़ लो इस बदमाश को। आदेश मिलते कई सिपाही जगुआर पर झपट पड़े, परंतु तुरंत ही उन्हें अपनी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। ढूं। ओह। ठोक। आई। जगुआर जैसे बिजली का दूसरा नाम था। या खटक। उफ। पलक झपकते दसों सिपाही दूध चाटते नजर आए। आह। ओह। ये आदमी है या छलावा? सब इंस्पेक्टर तनेजा स्तब्ध रह गया, परंतु तुरंत ही अपने आश्चर्य पर काबू पाकर सब इंस्पेक्टर तनेजा जगुआर पर रिवॉल्वर तानते हुए गुर्राया, खबरदार, अपनी जगह से हिले तो गोली मार दूंगा। तभी बिजली की तेजी से जगुआर के हाथ ने हरकत की और उसके पेट पर बंधी बेल्ट से एक खंजर निकलकर हवा में सनसनाता हुआ श्यूं सब इंस्पेक्टर के रिवॉल्वर वाले हाथ में जा घुसा। आह। इससे पहले कि सब इंस्पेक्टर तनेजा अपनी पीड़ा से उबर पाता, जगुआर की ठोकर ने उसे हवा में उछाल दिया। तड़ाक। आह। और फिर, इंस्पेक्टर राज, मैंने तुम्हें झूठी खबर देकर यहाँ बुलवाया। अब तुम किसी शरीफ आदमी को कभी नहीं सता पाओगे। मैं तुम जैसे शैतान का काल हूँ। मैं इंस्पेक्टर राज नहीं हूँ, मैं तो उनका सहायक तनेजा हूँ। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते इंस्पेक्टर राज। मैं सच कह रहा हूँ। इंस्पेक्टर राज को कमिश्नर साहब ने बुलवा लिया था, इसलिए वह नहीं आ सका। ओह। अच्छा तो वह बच गया, लेकिन जल्द ही मैं उसे उसकी चिता पर पहुंचा दूंगा। इतना कह जगुआर ने सब इंस्पेक्टर तनेजा को अपनी गिरफ्त से मुक्त कर दिया और जंप लगाकर वापस दीवार पर पहुंच गया। तब सब इंस्पेक्टर तनेजा सिपाहियों को आदेश देता हुआ चीखा, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे। जी। आदेश मिलते सिपाही दीवार की तरफ लपके, लेकिन जगुआर दूसरी तरफ कूदकर उनकी नजरों से ओझल हो गया। जब तनेजा सिपाहियों के साथ दीवार के दूसरी तरफ पहुंचा तो वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तो कोई नहीं है साहब, भाग गया साला, वापस चलो। तत्पश्चात पुलिस दल वहां से लौट पड़ा। उधर जगुआर खतरा टलते देख मुड़ा और कमरे के दरवाजे की ओर चल पड़ा, लेकिन तभी एक प्रौढ़ महिला को कमरे में दाखिल होते देख वह ठिठक कर रुक गया और बरबसी पुकार उठा, माँ, वीरा, मेरे बच्चे। जगुआर ने दौड़कर महिला को भाव में भर लिया और गदगद स्वर में बोला, तू ठीक तो है ना माँ? कितनी कमजोर हो गई है तू? जिस माँ के दो दो जवान बेटे उसे छोड़कर चले जाए, उस माँ पर क्या गुजरी होगी इसका अंदाजा तू नहीं लगा सकता बेटे। जिंदा हूं यह क्या कम है? वो रो मत माँ, मैं तेरा कसूरवार जरूर हूं, पर भैया तो तेरे पास थे, तूने उसे क्यों जाने दिया? मुझसे कोई जाने को कहता तब तो मैं उसे रोकती। सुबह जब आंख खुली तो तुम दोनों ही घर पर नहीं थे। मैंने सोचा कहीं श्याम से निकल गए होंगे। मैंने सोचा कहीं काम से निकल गए होंगे, श्याम तक लौट आओगे, पर तुम दोनों में से कोई नहीं लौटा। आखिर तुम दोनों मुझे अब आगे इनको अकेली छोड़कर क्यों चले गए थे बेटे? मुझे किस कसूर की सजा दी थी तुम दोनों ने? क्या अपराध था मेरा? बूह। तेरा कोई अपराध नहीं था माँ, अपराध तो हमारे नसीब का था, हमारी गरीबी का था। कहते कहते जगवीर अतीत की यादों में उतरता चला गया। उस रात भैया मुझे जगा कर बोले,
सुन भी रहा, मेरी बात ध्यान से सुन। आखिर बात क्या है भैया? घर की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। जमीन से इतनी कमाई नहीं हो पाती कि हमारा गुजारा चल सके। बापू जो धन छोड़ गए थे उसे माँ मेरी पढ़ाई पर खर्च कर चुकी है। इसलिए मैं शहर जाकर कोई काम ढूंढना चाहता हूँ। काम मिलते ही मैं तुम्हें खत लिखूंगा। जब तक मैं न लौटूं तुम माँ का ख्याल रखना। लेकिन अगर माँ ने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी तो? मैं जानता हूँ माँ मुझे गांव छोड़कर जाने नहीं देगी। इसलिए मैं माँ को बताए बिना बोर होने से पहले ही निकल जाऊंगा। नहीं भैया, तुम इस तरह माँ को छोड़कर नहीं जा सकते। माँ को तुमसे बहुत उम्मीद है, माँ का दिल टूट जाएगा। पर जाना तो पड़ेगा वीरा। अगर आमंदिका को दूसरा जरिया नहीं ढूंढा गया तो हमारी आन बान खाक में मिल जाएगी। ठीक है, अगर जाना ही है तो मैं जाऊंगा। मैं ठहरा निठल्ला निकम्मा। माँ को मेरे जाने का इतना दुख नहीं होगा। कैसी बातें कर रहा तू? शहर के हालातों की जरा भी जानकारी तुझे तुझे नहीं है? फिर वहां पढ़े लिखों को फिर वहां पढ़े लिखों को तो आसानी से नौकरी नहीं मिलती। तुझे कौन नौकरी देगा? तू तो सिर्फ 5 जमात पास है। मैं पढ़ा लिखा नहीं सी, पर यह फौलादी जिस्म तो है मेरे पास। मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, खूब पसीना पाऊंगा। वैसे भी मैं गांव की जिंदगी से तंग आ गया हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा तू। जा, जाकर सो जा। और जो मैंने कहा उसे याद रखियो। अच्छा। भैया मुझे सोने को कहकर चले गए, लेकिन मैं सोया नहीं। मैं यह सोचकर उसी समय घर से निकल पड़ा कि सुबह मुझे घर में न देख भैया शहर जाने का विचार त्याग देंगे। और तेरा भैया किसी से मिले बगैर सुबह उठकर चला गया। तुम दोनों मुझे एक दूसरे के सहारे छोड़ गए, पर मैं बेसहारा हो गई। बूहू। किस्मत ने जो खेल हमारे साथ खेला उसे भूल जा माँ। अब मैं आ गया हूँ माँ। तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। पता नहीं मेरा राजू कहाँ होगा, किस हाल में होगा। छोटे बेटे को पा माँ का मन अपने बड़े बेटे के लिए व्याकुल हो उठा। उधर सब इंस्पेक्टर तनेजा से जवार बस्ती में घटी घटना का वृतांत सुन इंस्पेक्टर राज बोला, आखिर यह जगवार कौन है और उसके मुझसे क्या दुश्मनी है? यह तो उसने नहीं बताया सर। जगुआर के नाम से उसने मुझे जो खबर भेजी थी उससे यह तो साफ है कि वह यह जानता था कि हमें किसी ऐसे आदमी की तलाश है जो नशीले पदार्थों का धंधा करने वाले गिरोह की जानकारी हमें दे सकता हो सकता सर कि वह उसी गिरोह का आदमी हो। वह गिरोह पहले भी तो आप पर प्राणघातक हमले करवा चुका है। तुम्हारी बात में दम है तनेजा। बस उस आदमी को ढूंढना बहुत जरूरी है। हमने उसका पीछा किया था सर, पर वह दुर्गा देवी आश्रम के सामने से ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। फिर तो वह आश्रम में कहीं छुप गया होगा। तुम्हें वहां पूछताछ करनी चाहिए थी। खैर अब भी समय। हमें फौरन आश्रम चलकर पूछताछ करनी चाहिए। शायद कोई कलू हाथ लग जाए। यस सर। तत्पश्चात इंस्पेक्टर राज, सब इंस्पेक्टर तनेजा और 2 सिपाहियों को साथ ले जवार बस्ती की ओर चल पड़ा। आश्रम में पहुंचकर इंस्पेक्टर राज ने वहां कार्यरत सेविका से पूछा, 2 घंटे पूर्व तुमने यहाँ किसी को आते जाते तो नहीं देखा? 2 घंटे पूर्व मैं यहाँ थी ही नहीं। उस समय आश्रम में माया देवी अकेली थी। वही आपके सवाल का जवाब दे सकती है। माया देवी कौन है? दुर्गा देवी की मृत्यु के बाद इस आश्रम का सारा काम वही देखती है। ठीक है, तुम उन्हें सूचित करो। मैं फौरन उनसे मिलना चाहता हूँ। जी। सेविका तुरंत माया देवी के कमरे की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद सेविका लौटी तो उसके साथ माया देवी भी थी। माया देवी पर नजर पड़ते ही इंस्पेक्टर राज भाव विभोर हो पुकार उठा, माँ! राजू मेरे बेटे! तुम्हें मैंने कितना ढूंढा माँ, परंतु तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम इस तरह अचानक मिल जाओगी। आज का दिन बड़ा खुश नसीब है बेटे। आज मेरे दोनों खोए हुए बेटे मुझे मिल गए। दोनों बेटे? क्या जगवीर तुम्हारे साथ नहीं था? मैं तो उसे तुम्हारी देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपकर आया था। गलत फहमी की वजह से तुम दोनों मुझे छोड़कर शहर चले गए। वह किसी को बगैर बताए इसलिए गांव छोड़कर चला गया ताकि तुम मुझे अकेला छोड़ धन कमाने के लिए शहर न जाओ। और तुम यह सोचकर कि जगवीर मेरा ख्याल रखेगा, चुपचाप घर छोड़कर चले गए। इस तरह मेरे दोनों बेटे चले गए। मैं अकेली रह गई। तुम दोनों की तरफ से कोई खबर न पा मैंने बचे कुछ जमीन साहूकार के हाथ बेच दी और गांव छोड़ दिया। शहर आकर मेरी मुलाकात दुर्गा देवी से हुई। उन्होंने मुझे सहारा दिया और यहाँ ले आई। तब से मैं यहीं रहकर सेवा कर रही हूँ। कैसी विडम्बना माँ! 2 बेटे होते हुए भी तुम बेघर हो गई।
मैं शहर आकर नौकरी की तलाश में दर दर भटकता रहा। मैं फैसला कर चुका था कि कुछ बंद कर ही गाँव लौटूंगा। आखिरकार मुझे पुलिस में नौकरी मिल गई। मैं ट्रेनिंग के बाद गाँव गया तो पता चला तुम गाँव छोड़कर जा चुकी हो। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम नहीं मिली। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं बेटे। आज मुझे मेरे दोनों बेटे एक साथ मिल गए। माँ, जगवीर है कहाँ? सारी बातें जानकर जगवीर आश्रम के पिछले रास्ते से बाहर कहीं दूर जा चुका था। अंदर है। आ बेटा अंदर चल। जगवीर तुझे देखकर बहुत खुश होगा। चलो माँ। फिर इंस्पेक्टर राज माया देवी के साथ चल पड़ा। यहाँ तो कोई नहीं है माँ। यही तो था, मैं जगवीर को यहीं छोड़कर गई थी। शायद वह चला गया। लेकिन वह इस तरह बिना बताए क्यों चला गया? परेशान क्यों होती हो माँ? वह तुमसे मिलने फिर आ जाएगा। अच्छा माँ, यह तो बता, जगवीर के अलावा भी कोई यहाँ आया था? मेरा मतलब 2 घंटे पहले तुमने किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ आते जाते तो नहीं देखा? नहीं। लेकिन तू यह सब क्यों पूछ रहा है? दरअसल मैं एक अपराधी की तलाश में आया हूँ। उसका नाम जगवार है। 2 घंटे पहले वह पुलिस की आंखों में धूल झोंककर आश्रम के आसपास ही कहीं गायब हो गया था। ओह। तब इंस्पेक्टर राज विदा लेता हुआ बोला, अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। इस समय मैं ड्यूटी पर हूँ। मैं बाद में आकर तुम्हें ले जाऊंगा। इस बीच अगर जगवीर आ जाए तो उसे रोक लेना। अब हम सब एक साथ ही रहेंगे। ठीक है बेटे। तत्पश्चात इंस्पेक्टर राज अपने दल सहित वापस लौट गया। उधर दिलावर को जब इंस्पेक्टर राज और माया देवी के संबंधों का पता चला तो वह चौंक उठा। क्या कहा? जगवीर इंस्पेक्टर राज का भाई है? हाँ दिलावर, यह तो अच्छा हुआ जगवीर उसे वहां नहीं मिला, वरना सारा भेद खुल जाता। पहले वह एक था, अब वे दो हो जाते और तुम्हें नाको चने चबा देते। नहीं तनेजा, इंस्पेक्टर राज और जगवीर कभी मिल नहीं पाएंगे। मैं उन दोनों में ऐसी जंग भिड़वा दूंगा जो उनमें से किसी एक को मौत के बाद ही खत्म होगी। लेकिन यह होगा कैसे? तब दिलावर खंजरों से भरा एक बॉक्स खोलकर तनेजा को दिखाते हुए बोला, यह ठीक उसी तरह के खंजर है जो जगवार प्रयोग करता है। इनमें उसका नाम भी खुदा हुआ है। मैंने उसका एक खंजर पार करके ये खंजर इसलिए तैयार करवा कर रख लिए थे ताकि मौका आने पर उनका इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन इन खंजरों का आप कहाँ प्रयोग करेंगे? आज रात तुम्हारे जो सिपाही गश्त पर जाएंगे वे सुबह मरे मिलेंगे। उनकी मौत इन्हीं खंजरों से होगी। और यह बात साबित हो जाएगी कि सिपाहियों का कातिल जगुआर है। बहुत अच्छे। लेकिन मुझे क्या करना होगा यह मैं बाद में बताऊंगा। अब तुम जाओ और ऐश करो। इतना कह दिलावर ने नोटों की एक गड्डी तनेजा के हाथ में थमा दी। तनेजा अपनी गद्दारी की कीमत लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। दूसरे दिन पुलिस के 6 जवानों की लाशें सड़क पर पड़ी हुई पाई गई थी और पुलिस विभाग में खलबली मच गई। कमिश्नर पांडे खुद बातनगर थाने पहुंच गए। इंस्पेक्टर राज खूनी नजरों से उन खंजरों को घूर रहा था जिनसे जिनसे सिपाहियों की हत्या की गई थी। सहसा ही वह बुदबुदा उठा, जगुआर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। यह नाटक बंद करो इंस्पेक्टर राज। तुम चाहते तो जगवार को दुर्गा देवी आश्रम में ही पकड़ सकते थे, परंतु तुमने उसे बाहर निकलने का मौका दिया। अगर तुम उसे उस समय गिरफ्तार कर लेते तो निर्दोष सिपाहियों को अपनी जान से हाथ नहीं धोने पड़ते। ये आप क्या कह रहे हैं सर? जगवार आश्रम में था ही नहीं। आप तने जैसे पूछ सकते हैं, मैं भला उसे क्यों निकल जाने देता? क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते होगी जगवार ही तुम्हारा भाई जगवीर है। क्या? जगवीर और जगवार? हाँ। मैंने तुम्हें अपने ऑफिस में बुलवाकर खास तौर पर बता दिया था कि कनाडा का एक खतरनाक कातिल यहाँ पहुंच चुका है। फिर भी तुमने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। सर, मुझे नहीं मालूम था कि वह कातिल जगवार ही है। जगवार नहीं, जगवीर कहो। इंस्पेक्टर राज, जगवीर। हमारे पास उसकी पूरी रिपोर्ट आ गई है। लो यह फाइल देख लो। इसमें उसकी फोटो भी है। जगवीर एक पुराना मुजरिम है। बरसों पहले वह यहाँ स्मगलिंग के जुर्म में पकड़ा गया था, परंतु वह हवालात से फरार हो गया था। हवालात से फरार होने के बाद उसने प्रतिष्ठित उद्योगपति केवल खन्ना को उसे घर समेत जलाकर मार डाला। पुलिस जगवीर को ढूंढती रही, पर जगवीर ने जाने कैसे यहाँ से फरार हो गया। अब 5 साल बाद वह जगवार बनकर यहाँ आया है। मैं वादा करता हूँ सर कि 48 घंटों के अंदर जगवीर उर्फ जगवार हवालात में होगा। अगर मैं ऐसा न कर सका तो मैं खुद अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ। थैंक यू सर। क्या इंस्पेक्टर राज जगवीर को गिरफ्तार कर सका? क्या दिलावर की चाल कामयाब हो सकी?
एजेंट क्रॉस कौन था, ब्लैक ईगल असल में कौन था, क्या जगुआर रोबिन सिंह की हत्या करने में कामयाब हो सका, दो भाइयों के बीच पैदा हुई दरार ने क्या गुल खिलाया। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका अगला पार्ट है आखिरी जंग। तो ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में आखिरी जंग में।